आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश है डीमोनेटाइजेशन और उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट के एक कड़ा रुख और उसके कई सारे इम्पैक्ट हुए और इम्पैक्ट कुछ इस हद तक भी हुए कि अब इसका इम्पैक्ट अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग चीज़ों पे, और अब कुछ जानकार तो इनफैक्ट जीडीपी भी एक स्टीप रिएक्शन के तौर पर इसे देख रहे हैं। तो इस रिएक्शन को लेकर जो जानकारों की राय है वो इतनी बटी हुई क्यों है? क्यों कुछ जानकार मानते हैं कि बहुत माइनर यानी करीब 25 बेसिस पॉइंट से लेकर 30 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट होगा डीमोनेटाइजेशन का जीडीपी पे, और कुछ जानकार करीब 1 से लेकर 1.5% तक का इम्पैक्ट देख रहे हैं जीडीपी के ऊपर डीमोनेटाइजेशन का। तो इतनी बटी हुई राय क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जब मेजरली जितने भी कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स हैं उनके इकोनॉमी पे, उनकी डिमांड के ऊपर या फिर उनकी बिक्री के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो किस तरह का वो इम्पैक्ट फर्दर कैरी फॉरवर्ड होकर अर्थव्यवस्था के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इन सभी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडस्ट्री के लोग मौजूद रहेंगे, हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ बाजार के जानकार मौजूद हैं, और साथ ही साथ कुछ और अहम मुद्दे भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देख पा रहे हैं हमारे साथ 2 जानकार मौजूद हैं, हमारे साथ वृंदा मौजूद हैं और चोकालिंगम मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मिस्टर चोकालिंगम, आपसे ये सवाल होगा कि इकोनॉमी को लेकर जो इफेक्ट्स माने जा रहे हैं, रादर आफ्टर इफेक्ट्स माने जा रहे हैं डीमोनेटाइजेशन के, आप उसे कितना सीवियर मानते हैं? और आपको लगता है कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो शायद इकोनॉमी में से 50 से 1% तक वाइप आउट कर सकता है, 50 बेसिस पॉइंट से 1% तक वाइप आउट कर सकता है? Yeah, certainly. It can be 100 basis point fall in the GDP, and the impact on the corporate earning also will be very bad. Sequentially, compared to September quarter, the entire corporate earning can fall even 8 to 10%. But you have to understand the fact that the impact on the economy is going to be only temporary. The long-term impact will be there only on 3 to 4, 5 sectors where all of us believe that the role of black money is very high. Something like real estate, construction, jewelry, and then derivative of real estate like cement, paint, housing finance. But other than these sectors, I'm pretty confident the economy would come back in a big way in the first half of 2017. जी वृंदा, दोनों ही तरह के जो जानकार हैं, अगर आप ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देखिए, चाहे डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल, कुछ लोगों का मानना है कि 30 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट तक इम्पैक्ट होगा। वहीं कुछ ब्रोकरेज हाउस का ये भी मानना है कि ये जो इम्पैक्ट है ये 1%, 1.5% तक होगा। रादर एम्बिट की एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने अपना जो इम्पैक्ट बताया है वो करीब करीब 1% के आसपास का FY17 के लिए, FY18 के लिए और बड़े इम्पैक्ट की बातचीत की है। आपको क्या लगता है इतनी बटी हुई राय क्यों है? क्या अभी तक इस पर जो कन्फ्यूजन है वो दूर नहीं हुआ है? नहीं, बटी हुई राय इसलिए है कि कुछ लोग बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू ले रहे हैं। मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है। ये एक पहली बात तो ये जो कैश शॉर्टेज है, एक तो पहले कैश शॉर्टेज है और दूसरा ये बहुत टेम्पररी है। तो इसके चलते इकोनॉमी जीडीपी पे थोड़ा तो Q3 स्पेशली जो अभी जो सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर है उस डेटा, वो जो डेटा आएगा उस पर थोड़ा कुछ असर पड़ा है। लेकिन अगर हम पूरे साल का देखें और बाय मार्च थिंग्स विल रिवाइव कम्प्लीटली, एक रिबाउंड हम देखेंगे। इसलिए जब पूरे साल का जब डेटा देखें तो उसमें मुझे लगता है कि 50 से मैक्सिमम 100 बेसिस पॉइंट, नॉट इवन 100, 50 से 80 बेसिस पॉइंट थोड़ा सा जीडीपी में भी लिटिल लोअर। बट ऐसा भी नहीं है कि हम, और ये इससे क्या होगा कि सारे जो हमारे सिस्टम्स है वो और स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी ताकि इकोनॉमी और भी आगे तरक्की कर सके। तो इसलिए ये जो शॉर्ट टर्म है, मैं कहूँगी ये बिल्कुल टेम्पररी है और ये सिर्फ कैश शॉर्टेज है। लेकिन बहुत ही आप देखिए, जैसे आपकी चैनल ने भी अभी दिखाया कि पेटीएम और मोबीक्विक और चिल्लर और ई वॉलेट्स, उसमें कितनी ट्रांजैक्शन बढ़ रही हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ थोड़ा कुछ स्लो डाउन एक तरफ हो रहा है वहाँ तक दूसरी तरफ पिकअप भी हो रहा है। तो कंजम्पशन जहाँ तक कंसर्न है, टेम्पररी सेटबैक हो सकता है, वो भी थोड़ा सा कुछ रूरल। लेकिन रबी सोइंग का जो डेटा आया है उसमें देखिए कि बहुत ही पॉजिटिव है। रबी सोइंग तो बिल्कुल फुल स्विंग पे चल रहा है। तो इसलिए जीडीपी पे पूरा नेगेटिव इफेक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होगा। ये कहना मैं उस कहने से सहमत नहीं हूँ, इस व्यू से सहमत नहीं हूँ। चोका, एक तरफ जहाँ पे जीडीपी के वाइप आउट होने की बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना होगा कि नए एडिशन यानी कि जो अब तक
कॉमर्स के ज़रिए अब तक क्लाइंटेल तक आप नहीं पहुंच पा रहे थे, या जिस सेक्शन तक आप सोसाइटी के नहीं पहुंच पा रहे थे जो कि फ़ंड का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो फर्दर एडिशन हो गया उसका और वो भी ऐड हो गया, तो वो एडिशनल या इंक्रीमेंटल डिमांड जो है वो आगे आने वाले समय में दिखाई पड़ेगी, जो अभी नहीं दिखाई पड़ती थी, अब तक नहीं दिखाई पड़ती थी। आपको लगता है उसका बेनिफिट इस ड्रॉबैक से ज़्यादा बड़ा होगा और उसका बेनिफिट एक लॉन्ग टर्म तौर पे शायद अगले 2 से 3 सालों में या 4 से 5 सालों में ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ेगा? Definitely the e-commerce, the electronic payment, all these, the service providers will be a big beneficiary in the long term. But in the short term, yes, they are gaining. But, once the liquidity starts pouring in from January, definitely, the real economy would be benefited. As I said, only those 5 sectors will be impacted for 1-2 years, because when people know that housing prices are going to go down, the middle class mentality is that they would definitely postpone all the potential customers buying houses. So, except those 5 sectors, everything would come back to normal. Even now, things are slowly improving, and people are used to now depend more on plastic cards and banking facilities. So, therefore, yes, it's an opportunity for e-commerce. It will give some big platform boost. It would force a lot of people to come on their platform. But once again, they would go through a dip once the Jan-March quarter starts, and that is the time the real economy would start gaining in a big way. In fact, very interesting point is that, according to me, RBI should be bold enough to give more than 1-2 lakh crore as a special dividend to the government of India, because of these, 3 to 4 lakh crore, which is expected not to come back to the system. If I believe that very much possible. So therefore, anywhere from 1 to 2 lakh crore of special dividend to government can give a big boost to public sector expenditure, that is government expenditure on housing, infra. So therefore, I am very confident that starting from February, March, you would see a lot of uptick in the real economy. जी वृंदा, अनटैप्ड बैंकिंग यानी कि वो अकाउंट्स जो अब तक टैप नहीं हो पा रहे थे, या फिर वो क्लाइंटेल जो अब तक टैप नहीं हो पा रहा था, जिनको अर्थव्यवस्था में अब तक शामिल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको हम टैप ही नहीं कर पाते थे, अब उनको टैप किया जा रहा है। नए बैंक अकाउंट्स एडिशन हो रहे हैं, नए खाते आ गए, सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं। जिनके पास पूंजी थी, खर्च नहीं कर रहे थे, अब उनके पास भी ऑप्शन नहीं है उसे खर्च करने के अलावा या फिर सेव करने के अलावा। इन अनटैप्ड मार्केट को या फिर इन अनटैप्ड जो सोसाइटी है, इसका एडिशन अगर ओवरऑल जीडीपी में होता है तो जो बेनिफिट है वो ज़्यादा होंगे, या जो ड्रॉबैक अभी हो रहा है वो ज़्यादा होगा? बेनिफिट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। बेनिफिट केवल ये एक तो ये आइडल रिसोर्सेज हैं जो सिस्टम में नहीं थे, अभी वो सिस्टम के अंदर आ गए हैं। उनके यूटिलाइजेशन से देखिए इकोनॉमी में और भी एसेट्स हम बना सकते हैं, न्यू ब्रिजेस, न्यू हाईवेज, न्यू रोड्स, न्यू स्कूल्स, इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे डेफिनेटली इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और ऑल्सो सिर्फ एक और प्रोडक्शन पर ही नहीं, ये जो रिसोर्सेज थे जो सेविंग्स चैनल में नहीं आते थे, अभी वो फाइनेंशियल सेविंग्स के अंदर आ जाएंगे। सो द 70% ऑफ इंडिया सेविंग्स कम्स फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, और हाउस होल्ड सेक्टर में भी ज़्यादा कैश के सेविंग्स फाइनेंशियल सेविंग्स में आने लगेगा। इंस्टेड ऑफ फिजिकल सेविंग्स फाइनेंशियल सेविंग्स में आएगा। बैंक डिपॉजिट्स आएंगे, इंश्योरेंस आएंगे, कैश स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस सब से क्या होगा कि इकोनॉमी में एक लुब्रिकेशन होगी और इससे ग्रोथ को और भी इम्पेटस मिलेगा, ग्रोथ विल गेन ट्रैक्शन। सो इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इस फाइनेंशियल ईयर के बाद तो वी विल सी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग अपटिक इन ग्रोथ। जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है, मिस्टर संजीव हसीन भी मौजूद हैं। संजीव, दोनों ही जानकारों से इस बारे में बातचीत हो रही है कि जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन हुआ है और उसके रिपरकशन इम्पैक्ट पर अलग अलग हाउसेस का अलग अलग तथ्य है। कोई बोलता है कि मेजर इम्पैक्ट आएगा, कोई बोलता है बहुत माइनर इम्पैक्ट आएगा। आप किस पक्ष में हैं? दूसरा, अगर इम्पैक्ट आता है तो किन सेक्टर्स को आप मानते हैं कि एक मेजर सेटबैक लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है अगर जीडीपी में सुस्ती आती है तो? हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि आई थिंक इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव इन द स्लाइटली लॉन्गर टर्म। शॉर्टर टर्म में इसमें थोड़ा डिसरप्शन है, विच इज़ एविडेंट दैट कैश सप्लाई इज नॉट कैचिंग अप टू द डिपॉजिट्स, एंड दैट इज़ अ वेलकम स्टेप बिकॉज इट हैज़ हैपेंड वंस इन आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स। जो लोग इस पे टिप्पणी दे रहे हैं उनके भी इतिहास में पहले हुआ नहीं, तो इट्स ऑल ऑन एक्सेल शीट्स दैट यू टेक आउट अ मल्टीपल।
फॉर अस ये लगता है कि ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मूव है 3 कारण से। एक, इंटरेस्ट रेट्स आर हेडेड लोअर एट अ टाइम जब ग्लोबली बॉन्ड यील्ड्स आर राइजिंग। सेकेंडली, लो कॉस्ट ऑफ मनी 80% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया को ज़रूरत थी, जो लीवरेज था वो उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और सी, जो टैक्स कंप्लायंस रेशियो हमारा 3 से 4% था, वो ओवर द नेक्स्ट 2 years 10% तक जा सकते हैं, डबल डिजिट। इसका मतलब टैक्स बेस विल एनलार्ज एंड टैक्स रेट्स बाय द गवर्नमेंट विल एक्चुअली बी कट। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द कंज्यूमर। शॉर्ट टर्म में कहाँ पे प्रेशर आएगा? ऑब्वियसली जहाँ पे कैश का ज़्यादा लेन देन है, सो वेदर इट्स रियल इस्टेट और कंजम्पशन, पर्टिकुलरली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, वहाँ पे थोड़ा सा एक डिसरप्शन आ सकता है फॉर 1 quarter। आई डोंट सी इट एक्सटेंडिंग अबव दैट, बिकॉज जो 1 quarter में स्लो डाउन आएगा, इट विल कैच अप इन द नेक्स्ट क्वार्टर विद अ rebound. So I think it's a matter of time. If you can go through these 3 months, you are getting a very good stocks at very good valuations, but you have to just be patient and wait for the time to turn after 1 quarter. जी, चूँकि मार्केट्स में अलग अलग सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो ऑटो के लिए कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसान भी हैं। स्पेशली डिमांड साइड पे एक मेजर नुकसान है, लेकिन हाँ, उन कंपनियों के लिए जिनके पास वेटिंग काफ़ी लंबी थी उनके लिए पॉजिटिव भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ब्याज दरें घटती हैं तो स्पेस के लिए पॉजिटिव होता है। तो बहुत मिला जुला रिएक्शन है ऑटो के लिए, बैंकिंग के लिए। अगर CRR वाला जो भी नियम है उसको अगर मान के चलते हैं तो शायद थोड़ा इतना असर नहीं होगा, लेकिन अदरवाइज बैंकों की बुक्स इंप्रूव हो गई, इनकी जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से काफ़ी बेहतर हो गई। तो सबके लिए कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव ज़रूर है। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए आप कौन से सेक्टर्स को पिक करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है किन सेक्टर में शायद ज़्यादा बेनिफिट होगा, नुकसान कम है, तो उनको पहले चुना जा सकता है? आपके हिसाब से वो सेक्टर कौन से हैं? Certainly the banks would come back with a big benefit from next year onwards. See, now the RBI has imposed incremental CRR burden without paying any interest, but it has to be only temporary, because the banks are joining and doing a social service in eradicating this black money. So neither RBI nor government can punish. So therefore, first of all, the CRR hike will be very temporary. And secondly, if you look at the past, our banking credit base was just about 4 to 5 lakh crore 16 years ago. Now it has become 73 lakh crore. But the growth rate has become very low, in fact 2-decade low. Earlier you had a telecom theme, infra theme, steel theme, which pushed the banking credit. Now there is no theme at all, demand side. But now, fortunately, because of this curb on black money, a lot of cash is pouring into the banking system. So the supply itself will push a lot more credit in the future. So therefore, the banks will eventually benefit. Auto sector, definitely the cars and the two-wheelers, they will start getting benefit after February. Right now, they will go through a big pain, because whole system, the interest rate will come down, and that will push all interest rate sensitive sectors like auto sector to gain in a very big way. So as I said, we have to see the sector implication only in 2 ways. Where the black money played a major role, like construction, jewelry, real estate, they will have a structural problem, and the problem can continue for 1 to 3 years also. In other areas where they are struggling because of the availability of cash, that will be purely temporary. Third area is the bank. That is the only single sector which will benefit out of this demonetization. Mr. Bhasin, एक सवाल आपसे होगा कि रूरल स्पेस में आकलन ये लगाया जा रहा है कि जो सिचुएशन है वो शायद आने वाले समय में थोड़ी बेहतर हो जब वहाँ बैंकिंग ठीक से पहुँच जाए। वो सिचुएशन अभी फार ऑफ है, क्योंकि अभी तक तो इतना आसानी से एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब वहाँ पहुँच जाएगी तो उन सेक्टर्स में जो कि बहुत हद तक रूरल के ऊपर या फिर रूरल इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं, और दूसरा बैंकिंग पे जो कि रूरल इनकम अब तक इतना नहीं गैदर कर पाई लेकिन तब गैदर करेगी, इन दोनों चीज़ों पर आप क्या राय रखते हैं? शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन, उसका सिंपल उदाहरण ये है कि बैंकेबल अकाउंट्स बढ़ेंगे और आपके साथ उसके साथ क्रेडिट भी बढ़ेगा, तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड ये है कि जो आपके PSU बैंक्स हैं जिनका लॉन्ग टर्म रीच है, जैसे स्टेट बैंक है जिसकी ब्रांचों की कोई अनगिनत ब्रांचें हैं और जो हर ब्रांच से एक रेवेन्यू जनरेट करता है, उनके लिए बिजनेस बहुत बढ़ेगा। सो बैंकिंग के लिए इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव, बिकॉज एक तो इकोनॉमी टर्न अराउंड पे है, लोअर इंटरेस्ट रेट्स हैं एंड क्रेडिट ऑफ टेक विल पिक अप।
और सेकेंडली रूरल इकोनॉमी में आप ये लेके चलिए, मॉनसून बहुत अच्छा था तो हमें लगता है फसल भी अच्छी होगी, एंड गिवन द शॉर्ट टर्म ब्लिप हमें लगता है एग्रोकेमिकल पे ज़रूर एक रिन्यूड बाउट ऑफ बाइंग आएगी। हमारी कवरेज में यूपीएल और रैलीज इंडिया था, इस डिक्लाइन पे हमने फिर रेकमेंड किया लेने के लिए। रैलीज इंडिया इज आवर टॉप पिक अराउंड दिस 185-190। This is one of the best players. It has a 23% market share in the pesticide market. And UPL is a global player now. It will be one of the biggest beneficiaries on the revival of the economy and on the rural side. तो ये दोनों शेयर हम जरूर रेकमेंड करेंगे। उसमें आप एक टू व्हीलर जरूर ऐड कर लिए, हीरो होंडा और बजाज ऑटो, जो एक हर रूरल हाउस की एक ड्रीम है, एंड दैट विल स्टार्ट टू गैदर इम्पेटस आफ्टर दिस हाइएटस। ओके मृंदा, रूरल स्पेस का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो सो फार सोलली मॉनसून पर डिपेंड करता है। आपको लगता है इस मूव के बाद कुछ हद तक जो कंजम्पशन ड्रिवन रूरल इकोनॉमी होगी उससे बूस्ट मिलेगा? शायद अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में कंजम्पशन की तरफ से बूस्ट जरूर मिलेगा, चाहे रूरल हो या अर्बन हो। और अभी लोग कह रहे हैं कि बैंकिंग की पहुंच नहीं है। व्हेन वी से दैट, लगता है कि हम ब्रिक एंड मॉर्टर जो बैंक है उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बैंकिंग का जो नेचर है वो ही बदल गया है। एक तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, दूसरी पोस्ट ऑफिसेज भी बैंक्स हैं, और ऊपर से थर्ड बात यह है कि मोबाइल बैंकिंग, तो जहाँ पर आप हैं बैंक तो वहीं है। इसलिए चाहे वो रूरल एरिया में हो या कहीं फार फ्लंग एरिया में हो, बैंक से दूर नहीं है, लोग तो बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए बट दे हैव टू मूव टू कैशलेस, दे हैव टू मूव टू ट्रांजैक्टिंग डिजिटल। सो वो माइंडसेट एक थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, उससे सभी लोग बैंक से जुड़ जाएंगे। और जहाँ तक रूरल की बात है, इससे क्या है, सिर्फ एक तो डिजिटल है, दूसरा इतनी सारी चेंजेस जो आ रही हैं। अभी देखिए फॉर एग्जांपल ये जो मंडीज हैं उनको एक नेशनल ई प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि जो फार्मर्स है वो कहीं भी बेच सकते हैं। तो ये मार्केटिंग एफर्ट, प्रोडक्शन एफर्ट, फाइनेंस एफर्ट, ये सब मिला के रूरल इकोनॉमी को तो बहुत ही पुश मिलेगा, और रूरल इकोनॉमी की जो कंजम्पशन डिमांड है वो तो और ही बढ़ेगी। ओके चलिए, अब दोनों सहयोगियों से बातचीत करने का समय हो गया है। ऑन अ लाइटर नोट, दोनों के पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले डिम्पी आपके पास आते हैं। आपके पास एक फैक्ट है। फैक्ट ये कहता है कि एक समय में जिसकी वैल्यू करीब 83,000 करोड़ रुपए होती थी, आज उसकी वैल्यू सिर्फ 250 रुपये रह गई है। क्या है ये आंकड़ा, जरा खुल के समझाएं। देखिए, जब समय बदलता है तो कहते हैं ना कि जब आप फर्श पे पहुंच जाते हैं और अर्श से फिर से वापस फर्श पे पहुंच जाते हैं, तो कुछ वैसा ही इन नोटों के साथ हो रहा है। 83,000 करोड़ रुपए की नोटों की कीमत अब सिर्फ 250 रुपये पर टन के हिसाब से है। या बिल्कुल आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। असल में क्या है कि केरल की एक कंपनी है जिसका नाम है वेस्टर्न इंडिया प्लाई। इन्होंने ये आरबीआई से नोट लिए हैं, और जो नोट हैं वो 500 के और 1000 के हैं। देखिए, नोटबंदी 8 तारीख को ही थी, उसके बाद बैंकों में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन डिपॉजिट्स को लेकर भी चिंता होती है, पैसा आखिरकार जाएगा कहाँ, क्योंकि करेंसी को आपको पुराने नोट को इरोड करना है, उससे हटाना है। आरबीआई इन सभी करेंसी को श्रेडिंग करता है, यानी कि इसको ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने की प्रोसेस बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये सभी नोट्स इकट्ठे किए जाते हैं और इसमें कुछ तो बायोमास के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, कुछ एक पल्प बनाने वाली कंपनीज, पेपर बनाने वाली कंपनीज, स्टेशनरी बनाने वाली कंपनीज को भी दे दिया जाता है, जिसमें से एक केरला की कंपनी का हमने आपको नाम बताया। इन्होंने 83,400 करोड़ रुपए की जो वैल्यू लगती थी उन 500 और 1000 के नोटों को, उसको तोला तो 250 रुपये पर टन के हिसाब से उनको आरबीआई ने दे दिया। यूजली इससे पहले भी आरबीआई ये करता रहा है, लेकिन गले सड़े और फटे हुए नोट इन सबको स्क्रैप करता था। स्क्रैप करने के बाद उसको पल्प में कन्वर्ट करके देता था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पिछले 3 हफ्तों में करीब 140 टन स्क्रैप के तौर पर आरबीआई की तरफ से बेचा गया है। चलिए, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको अभी भी डिम्पी ने बताया कि कभी जो 83,400 करोड़ रुपए की कीमत का नोट होते थे, आज वो मात्र 250 रुपये पर टन के हिसाब से बिक रहे हैं। अंचल के पास कुछ और आंकड़े हैं। अंचल बताइए, आपके पास क्या आंकड़ा है? शुक्रिया सुमित। मुझे लगता है पहले मैं ढेर से शुरू करता हूँ। देखिए, जिस ढेर में से आरबीआई स्क्रैपिंग के लिए देगा नोट, अगर उस ढेर का ही आप आकलन करें, अभी करीब 2300 करोड़ नोट्स हैं 500 और 1000 के, और अगर वो पूरा ढेर रखा जाए तो उसकी जो हाइट होगी सुमित, वो माउंट एवरेस्ट से करीब देखिए 300 गुना ऊंचा होगा। तो आप खुद आकलन लगा सकते हैं कितने सारे नोट्स हैं मार्केट में जो इस समय डीमोनेटाइज हो गए। अगर इन्हीं नोट्स को आप एक के पीछे एक पाथवे की तरह बिछाएं तो यहां से चांद तक आप 5 बारी आ जा सकते हैं, इतने नोट्स पर्याप्त होंगे। और अगर एक लाइन में बिछाते जाएं
तो धरती से चांद तक की दूरी जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा लंबा पाथ आप बना सकते हैं सिर्फ 1000-500 के नोटों से। तो काफी बड़ा क्वांटम है, करीब 15 लाख करोड़ के नोटों को डिमोनेटाइज किया गया, जिसमें तो अभी महज 6.5 लाख करोड़ ही आए हैं सरकार के पास वापस से। तो कहीं ना कहीं अभी और बहुत सारे नोट्स बाकी हैं और बहुत मेजर मूव रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं जो क्वांटम है इस पूरे डिमोनेटाइजेशन का कितना बड़ा है। चलिए, तो आपने लाइटर नोट पे ये भी सुन लिया कि किस तरह से इस डिमोनेटाइज करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, और आपने ये भी सुन लिया कि डिमोनेटाइज करेंसी का इम्पैक्ट जीडीपी पे किस तरह से देखने को मिल रहा है। आप तीनों ही जानकारों का बहुत बहुत शुक्रिया। बृंदा आपका, साथ साथ चोका आपका, और साथ साथ मिस्टर भसीन आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिम्पी और अंचल आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।